Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology, and our new chapter is molecular basis of inheritance. Okay, our chapter is molecular basis of inheritance. Okay, so the most important chapter ever I can say. तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस की बात करेंगे, जहाँ पे आप जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, जहाँ पे आप डीएनए के बारे में बात करेंगे. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल से. द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी ना, क्योंकि अभी तो हम जानते हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जीन कैरी करते हैं और ये जीन सारी इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, बिकॉज डीएनए की कॉपी होती है. तो ये सब तो अब हमें पता है, लेकिन जब स्टार्टिंग चल रही थी, जब इसके बारे में रिसर्चेज चल रही थी, तो उस टाइम पे सबसे पहला ये था कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या. किसी को भी नहीं पता था. थोड़ा बहुत आइडिया तो हो चुका था कि हाँ ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल क्या है जो लेके जाता है, किसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है, ये पता ही नहीं था. तो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, स्टार्ट करते हैं हम यहीं से. आप किसे जेनेटिक मटेरियल कहेंगे? तो द सब्सटेंस विच स्टोर बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इन अ कोडेड फॉर्म. तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जिसको वो कोड के फॉर्म में स्टोर करके रखता है और फिर इसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है, और वहाँ क्या करता है, इसकी वजह से एक्सप्रेशन शो करते हैं ऑफस्प्रिंग, तो उसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है. यानी कि द सब्सटेंस विच स्टोर्स बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इन अ कोडेड फॉर्म, ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट generation and causes its expression in the offspring is called genetic material. एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है कोड के फॉर्म में, अलग अलग टाइप के कोड इसके पास होते हैं, और फिर इसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है. जब ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो ये क्या करता है, उस ऑफस्प्रिंग में, जिस ऑफस्प्रिंग में गया है, जिस जनरेशन में ये गया है, वहां एक्सप्रेशन शो करवाता है और इसे क्या कह दिया जाता है, जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे को, the substance which stores biological information in a coded form, transfer it to the next generation and causes its expression in the offspring is called जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर रहा है, फिर उसे नेक्स्ट जनरेशन में भी भेज रहा है, और वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते जाते ऑफस्प्रिंग उसे शो भी करता है उसके कैरेक्टर को, तो इसे क्या कह दिया जाता है, जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, अब जेनेटिक मटीरियल की डेफिनेशन तो हो गई. उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो ये कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल. यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. अगर आप किसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हो तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसके लिए है, उसकी हम बात करते हैं. ठीक है, तो ये कहा गया कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि द जेनेटिक मटेरियल शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल. इट शुड
be present in एवरी सेल। जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के हर एक सेल में ये प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो ये। दूसरी रिक्वायरमेंट, इट्स अमाउंट शुड बी द सेम इन ऑल सोमेटिक सेल्स। इट्स अमाउंट should be the same in all somatic cell। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? मेल की बॉडी में स्पर्म को छोड़ के, फीमेल की बॉडी में एग को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं सभी हमारे सोमेटिक सेल हैं। स्पर्म और मेल एग सेल क्या होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इस जर्म सेल्स को छोड़ के, स्पर्म और एग को छोड़ के जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो सभी सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। और इन सोमेटिक सेल्स में जो जो जेनेटिक मटीरियल है, उस जेनेटिक मटीरियल का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या थी? इट शुड शो डाइवर्सिटी करस्पॉन्डिंग टू द वेराइटी एग्जिस्टिंग इन ऑर्गेनिज्म। ये डाइवर्सिटी भी शो करना चाहिए। इट शुड शो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए मैं लिखा रही हूँ, तो इसको नोट जरूर कर लेना। इट शुड शो डाइवर्सिटी करस्पॉन्डिंग टू द variety existing in the organism। नेक्स्ट, फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी एबल टू प्रिसाइसली डुप्लीकेट इटसेल्फ। इट शुड बी able to precisely duplicate itself, forming its carbon copy। Okay, fifth one, what is the fifth requirement? Essential requirement of genetic material, it should be able to faithfully pass its copies into the progeny। It should be able to faithfully pass its copies into the progeny। ओके, तो ये क्या करना चाहिए? फेथफुली हर एक अपनी कॉपीज को हर एक प्रोजेनी में पहुंचाना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो भी कॉपी ये बना रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाए। ये काम इसका होना चाहिए, ये काम ये करना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ रिक्वायरमेंट, इट शुड बी एबल टू ओकेजनली डेवलप। इट शुड बी एबल टू occasionally develop inheritable changes, यानी कि उसने क्या कह देते हैं? म्यूटेशन। हमने पढ़ा था ना, म्यूटेशंस अच्छे भी होते हैं, तो होना चाहिए इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कभी कभी ये म्यूटेशंस को भी कॉज करे, टू अलाउ एडेप्टेशंस मिलेगी ना, एंड इवोल्यूशन ऑल्सो। इवोल्यूशन टू occur in the organisms। It should be able to store information in the coded form। Seventh, it should be able to store information in the coded form for the
control of biological functions of the cell. Next, eighth, it should be able to express its information. It should be able to express its information in the progeny. Next, ninth one, it should be capable of differential expression. It should be able या capable of differential expression so that the various parts of an organism may acquire specific form, structure and functions in spite of having the same genetic material. सेम जेनेटिक मटेरियल। तो हमने क्या पढ़ा, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर रहे थे। हमने कहा कि अगर आप किसी को भी जेनेटिक मटेरियल कहते हो तो जेनेटिक मटेरियल जब हम किसी भी पार्ट को और किसी को भी हम कह रहे हैं तो इसके लिए कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स रखी गई। एक तो ये कि जेनेटिक मटेरियल हर एक सेल में, अगर आप उसको जेनेटिक मटेरियल कह रहे हो तो हमारी बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट होना चाहिए और इसका अमाउंट जितना एक सेल में है उतना ही दूसरे सेल में, मतलब कि बॉडी के सारे सेल में ये सेम होना चाहिए और ये डाइवर्सिटी को शो करना चाहिए। और चौथा ये एबल होना चाहिए कि ये डुप्लीकेट कर सके और अपनी कार्बन कॉपीज को बना सके, मतलब जेरोक्स कॉपी अपनी बना सके। साथ ही साथ ये फेथफुली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में हेल्प करना चाहिए और ये ओकेजनली म्यूटेशन को डेवलप करना भी होना चाहिए और जो कि वो अलाउ करे एडेप्टेशन के लिए, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए एडेप्टेशन को अलाउ करे, साथ ही साथ इवोल्यूशन को अलाउ करने लायक ये हों और साथ ही साथ ये होने चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म में है और बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है सेल की उसे ये कंट्रोल भी करने वाला ये होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसकी इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए। जो प्रोजेनी में इसकी इन्फॉर्मेशन जो गई वो प्रोजेनी में शो भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन बहुत सारी चीजों के साथ एक रिक्वायरमेंट रखी गई जेनेटिक मटीरियल की जब पता नहीं था कि क्या जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो पहले ये माना गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। डीएनए, नॉर्मली तो हमें पता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, हमें तो पता है। सटन और बावेरी नाम के दो साइंटिस्ट थे 1902 में, उन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाती है क्रोमोसोम्स के बेसिस पे उन्होंने बताई थी। बट इट टुक मैनी ईयर टू क्लेरिफाई वेदर द जेनेटिक मटेरियल वाज द डीएनए और द प्रोटीन ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये बहुत साल इसने लगा दिए थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या जो प्रोटीन में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो प्रोटीन है, सॉरी, वो जेनेटिक मटेरियल है। ये बताने में बहुत साल लग गए थे। तो तब तक जो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो गई थी जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो ये माना गया पहले। अब तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन था, पता है वो तीन चीज़ें कौन कौन सी थी। एक तो प्रोटीन था, दूसरा डीएनए था और आरएनए भी कहीं कहीं पे माना जाता था, लेकिन दो जो थे फिर आरएनए तो ऐसे ही ऐसे रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन प्रोटीन और डीएनए ने बहुत ज़्यादा एक डाइवर्सिटी कॉज कर दी थी कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या, प्रोटीन है या डीएनए है।
दो चीजें उभर के आई। ये माना जाता था कि या तो प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल या डीएनए। तो अब जब प्रोटीन की बात की गई ना 1940 के आसपास, 1940 के आसपास जो प्रोटीन थे ये प्रोटीन ही माने जाते थे उस समय कि ये जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक इनॉर्मस वेराइटी को शो करते हैं, क्योंकि इसमें 20 एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसमें 20 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब जो ये एक ग्रेट स्पेशलिटी अपने फंक्शन में तो शो कर ही रहे थे, लेकिन अब इन सारी चीजों के होने के बावजूद, एक बड़ा सा साइज होने के बावजूद, बहुत सारी वेराइटीज को शो करने के बावजूद, 20 एमिनो एसिड के अलग अलग ग्रुप इसके पास होने के बावजूद भी एक चीज ऐसी थी कि ये एग्जिबिट कर रहा था कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को, जैसे कि ये इसके पास, इन प्रोटीन्स के पास कोई मैकेनिज्म ऐसी नहीं देखी गई जो कि डुप्लीकेट करती हो। जबकि जेनेटिक मटेरियल के लिए तो ये कहा गया कि जेनेटिक मटेरियल वही होगा जो खुद को डुप्लीकेट कर पाएगा, ये सारी दी थी ना, और बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा। तो अब ये बड़ा मॉलिक्यूल तो था लेकिन डुप्लीकेट नहीं कर रहा है, तो फिर किस बात का जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। हैंस दे डू नॉट क्वालिफाई टू एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्वालिफाई हो ही नहीं पाए कि ये जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे मतलब 1940 के आसपास फिर इसे फेल कर दिया गया कि आज तक हम जो सोच रहे थे वो गलत था, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जेनेटिक मटेरियल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन फुलफिल ही नहीं करता है। प्रोटीन है ही नहीं वैसा, वो कार्बन कॉपीज बना ही नहीं पाता है ना। तो उसके बाद बात आई तो क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक एसिड होता है, नाम में है ना एसिड, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी एक वाइड स्ट्रक्चरल वेराइटी तो शो करता ही था। तो बिकॉज द 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ, 4 टाइप की न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है ना इसके पास, 11th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं, तो कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है। तो ये अरेंज कुछ इस तरीके से अरेंज होती है ना, एक एंडलेस मैनर में अरेंज रहती है, एक एंड से लास्ट एंड तक बहुत बड़े मॉलिक्यूल। और ह्यूमन डीएनए इतना बड़ा होता है ना, ये कॉइल फॉर्म में होता है ऐसे। तो अगर इसको हम खोल दें, इस डीएनए को अगर हम खोल दें ना, तो हम अर्थ के 3-4 चक्कर लगा सकते हैं, मीन्स कि अर्थ को पूरा कवर कर सकते हैं एक डीएनए से, इतना बड़ा डीएनए होता है। तो ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड यूनिट इसमें प्रेजेंट रहती है, और ये देखा गया कि ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ये कर रहा है जो कि जेनेटिक मटीरियल की लिस्टेड की गई है। और साथ ही साथ इसके बाद अब जब देखा गया कि ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो अब स्टार्ट हुए एक्सपेरिमेंट। अब हुआ कि ठीक है, आपने थ्योरेटिकली तो आपने प्रूफ कर दिया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर बात आई कि अब कीजिए इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो साइंटिस्ट के ना एक होड़ जैसी लग गई कि नहीं, मैं प्रूफ करूंगा, या कौन प्रूफ करेगा। एक साइंटिस्ट के ग्रुप इसमें काम करने लगे, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ करने की होड़ शुरू हो गई थी, क्योंकि ये सभी सेल्स में मिल रहा था। ये देखा गया जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो कुछ चीजें देखी गई, जैसे कि डीएनए सभी सेल्स में मिल रहा था, डीएनए सभी सोमेटिक सेल में था, हर एक और एक स्पीसीज में, मतलब जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के हर एक सोमेटिक सेल में इक्वल होगा। कोई डॉग है, कैट है, तो उनके हर एक सोमेटिक सेल में इक्वल। ऐसा नहीं कि ह्यूमन में जितने उतने डॉग और कैट में भी होने चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। रिक्वायरमेंट ये थी कि एक स्पीसीज में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये फुलफिल कर गया था जब देखा गया तो। और उसके बाद ये इनफाइनाइट वेराइटी को शो कर रहा था, अनलिमिटेड सीक्वेंस इसके पास थे मोनोमर्स के, हमें पता है मोनोमर्स डाइमर्स क्या होते हैं, है ना। ये डुप्लीकेट करता था जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, और फेथफुली रेप्लिकेशन के टाइम पे, इंटरफेस में रेप्लिकेशन के टाइम पे, डीएनए रेप्लिकेशन इसके बाद हम पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है। डीएनए खुद की जब कॉपी करता है तो ये उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ये एक अनलिमिटेड सीक्वेंस को शो करता है, या फेथफुली इंटरफेस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डुप्लीकेट करने की कैपेबिलिटी ये रखता था। और जो डीएनए की कॉपीज थी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डॉटर सेल में। माइटोसिस जिस समय हो रहा है, माइटोसिस सेल डिवीजन जब होता है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, ऐसा देखा गया। और म्यूटेशन भी ये कॉज कर रहा था, चेंजेस इसमें आ रहे थे, कभी क्रोमोसोम्स में, कभी जीन्स में, हमने पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। और साथ ही साथ ये देखा गया कि ये ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कोड हमने पढ़ा था ना रिक्वायरमेंट में, कोडेड फॉर्म में इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो यस, ये कोडेड फॉर्म में इसकी इन्फॉर्मेशन थी। एंड इट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एज अ ट्रिपलेट कोड, 3 कोड, जैसे कि A U G, ऐसे 3 कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में ये था। ठीक है, ये सभी हम पढ़ेंगे।
डीएनए एक्सप्रेस करता है अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अच्छा देखिए, डीएनए की जो प्रोसेस है ना, उसमें हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये 3 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हम कह सकते हैं बायोलॉजी के 3 गोल्डन वर्ड्स जो होते हैं वो यही होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, या मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। बायोलॉजी के समझ लीजिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, आप जो भी, दोनों अलग अलग होते हैं, ट्रांसलेशन अलग और ट्रांसक्रिप्शन अलग, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अलग होता है। तो ये तीनों चीजें, रेप्लिकेशन में आप डुप्लीकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में आप अलग चीज पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन में आप अलग चीजें पढ़ेंगे। तो ये 3 जो गोल्डन थ्योरीज या 3 गोल्डन जो आपके टॉपिक है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे, मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाएंगे बायोलॉजी की, ठीक है। तो इनके बारे में अब ये अभी तो खैर बाद में पढ़ेंगे। तो ये डीएनए एक्सप्रेस कर रहा था, एमआरएनए का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस ये कर रहा था, और साथ ही साथ एंजाइम की तरह भी ये काम कर रहा है कभी कभी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सेल में कंट्रोल करने का काम भी इसका देखा गया। अलग अलग टाइप के जीन्स जो थे वो अलग अलग सेल टाइप में फंक्शनल थे, और बाद में वो क्या हो जा रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर उनको मिल जा रहा है, कोई फंक्शन उनका हो जा रहा है। और जो ये डिफरेंशियल था जीन एक्टिविटी में, ये एक की बना, डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए था पढ़ाना, तो यही एक की तरह काम कर गया डिफरेंशिएशन के लिए। डीएनए गवर्न कर रहा था वेरियस लाइफ स्टेजेस, जैसे कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में इसका हाथ था, ग्रोथ में, सेक्सुअल मेच्योरिटी में, ओल्ड एज में, और एट प्रॉपर टाइम एज इफ इट हैज अ बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह ये काम करता है। डीएनए एबल है कि वो रिपेयर कर सकता है खुद को अगर डैमेज हुआ। डीएनए में इतना अच्छा सिस्टम है ना कि डीएनए अगर डैमेज होता है तो वो खुद ही रिपेयर कर लेता है। क्यों? उसकी जो कोडिंग है ना, उस कोडिंग की वजह से पहचान लेता है। ए के साथ टी होगा, तो अगर टी वाला पोर्शन, अगर मान लो ये स्ट्रैंड है और ये डैमेज हो गया है, यहाँ पे था ए, तो इसको पता है कि अगर इधर साइड वाले स्ट्रैंड में ए है तो यहाँ पे जरूर टी होगा। तो कुछ इस तरीके से ए टी सी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जरूर जी होगा। तो ये इसको पता रहता है, तो इसलिए ये क्या कर लेता है, खुद को कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के थ्रू ये क्या कर लेता है, खुद को रिपेयर कर लेता है अगर कभी डैमेज हो गया तो। कैसे? एक तो ऑलरेडी उसके पास प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है। जो खुद की कॉपी कर सकता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व नहीं रख सकता क्या? ऑफकोर्स रख सकता है। तो उसके पास कुछ प्रिजर्व इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो इस स्ट्रैंड से ही वो ले लेता है ना। तो दूसरा, डीएनए एब्जॉर्ब कर रहा था सेम वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन दैट कॉज मैक्सिमम म्यूटेशन। तो इसके पास जो मैक्सिमम म्यूटेशन को कॉज करने की जो वेवलेंथ होती है ना, उसी के बराबर की एफिशिएंसी डीएनए में देखी गई, उसके ही बराबर की वेवलेंथ डीएनए में देखी गई। इतना एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसमें देखी गई, ठीक है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज थी डीएनए की, ये फिट बैठ गई थी कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। अब बस बारी थी तो एक्सपेरिमेंट्स की, अब बारी थी कि कोई एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दे तो हम यही मान लें कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए मोस्ट सेलिब्रेटेड मॉलिक्यूल है हमारे प्रेजेंट टाइम में ना। अभी इनहेरिटेंस में सबसे ज्यादा जो सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल पढ़ा जाता है पूरी जेनेटिक्स में, पूरी हिस्ट्री में ना, मतलब कि इसकी बायो की हिस्ट्री में, वो सबसे ज्यादा डीएनए ही माना जाता है। मतलब कि बॉडी में अगर कुछ हो रहा है तो आप डीएनए, अगर कोई क्रिमिनल केसेस का पता लगाना है तो आप डीएनए, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ पता लगाना है तो डीएनए। तो सारी जगह एक सेलिब्रेटेड मॉलिक्यूल की तरह इसको माना जाता है। जैसे मैंडल की हेरिडिटी फैक्टर हो या मॉर्गन का जीन हो, इनफैक्ट कंपोज, ये सभी डीएनए के तो बने हुए हैं। तो डीएनए का नेचर जो है वो यूनिक है, जो डायरेक्ट करता है, जो अपने ही आप को डुप्लीकेट करता है। कितना ज्यादा यूनिक ये होगा कि ये खुद को ही रेप्लिकेट कर रहा है, अपने ही जैसे दो एक और बना दे रहा है। तो इतना ज्यादा, मतलब ऐसा कभी हो सकता है? हमारे पास एक मशीन होती है, जेरोक्स मशीन, हम उससे करते हैं, मतलब हम क्या अपना किसी पार्ट को जेरोक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हमारी ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट वो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, वो डीएनए का मॉलिक्यूल इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो रेप्लिकेट हो रहा है, और रेप्लिकेट होने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म में उस डीएनए को डाल रहा है, इन्फॉर्मेशन उसकी दे रहा है, जो कि एक लाइफ प्रोवाइड कर रहा है एक नए ऑर्गेनिज्म को, है ना। तो जो रिसेम्बलेंस है ऑफस्प्रिंग के साथ, जो पेरेंट्स और बच्चे जो सेम दिखाई देते हैं, वो डीएनए की ही वजह से होता है, डीएनए में प्रेजेंट जीन की ही वजह से होता है। क्यों? क्योंकि यही डीएनए खुद को कॉपी करके पेरेंट्स के थ्रू उस ऑफस्प्रिंग में भेजता है, और वो क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग फिर वो शो करते हैं। तो ये रिपोर्टेड किया गया था 1868 में। फेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे। डीएनए इज नॉट नोन इवन टू अ लेमैन इससे पहले आए थे, उनको भी नहीं पता था। तो फेडरिक मिशर ने इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद
बाद ना एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस देने शुरू हो गए थे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस आने शुरू हो गए थे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है इसके लिए। तो उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट आए। एक तो था ग्रिफिथ एंड एवेरी का ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक्सपेरिमेंट था जो कि उन्होंने एक माइस पे किया था, और उसके बाद एवेरी और अदर के भी फिर ये आधा ही रह गया था, तो उसके बाद एवेरी ने फिर इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था, और फिर बैक्टीरियोफेज पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहां से ये क्लियर हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब जब ये पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके बाद स्टार्ट किया गया पढ़ना, डीएनए के बारे में पढ़ना, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है उसके बारे में जानना फिर स्टार्ट हुआ, उसकी पोलैरिटी क्या है। तो हम भी यही करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। डीएनए में होने वाले डीएनए का जो एविडेंस था, डीएनए एक जेनेटिक मटीरियल है, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो एक्सपेरिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। ग्रिफिथ एंड एवेरी के से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद एवेरी का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी हम बात करेंगे, और बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे। तो उसके बाद हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से? एक तो वॉटसन क्रिक का जो मॉडल था वो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डीएनए रेप्लिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे डीएनए अपनी ही कॉपी को बनाना स्टार्ट करता है, अपनी ही कॉपी बनाता है, और कैसे बनाता है ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जिसे कि ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, हम ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे। और उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन, और इनको बहुत इजी वे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और लैक ओपेरॉन वगैरह हम पढ़ेंगे, और बहुत ही ईजी वे में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना अभी अगर मैं बोलूँ तो आगे नहीं पढ़ना, जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना उतना ही पढ़ना। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप उसी को रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है अगर फिर ढंग से आपको गाइडेंस नहीं मिली। तो मैं बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स, डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में जानेंगे, ओके। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, और नोट्स हो सके तो बनाइए नोट्स, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आएगा नहीं। तो हैव ए नाइस डे।